हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमने बात की भारत की कार्यपालिका की यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में सबसे ऊपर होता है भारत का राष्ट्रपति, उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, और उसके बाद होता है प्रधानमंत्री, उसके बाद होती है उसकी मंत्री परिषद। यानी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का ही भाग होता है। तो सबसे पहले संघ की कार्यपालिका का अगर प्रश्न आए कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो वो भारत का राष्ट्रपति है, क्योंकि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, पहली बात याद रखना। या फिर आ जाए भारत की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है, तो भारत की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। या फिर पूछा जाए भारत की नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो वो भी राष्ट्रपति है, क्योंकि इसके नाम पर होते हैं सारे काम, करता नहीं है नाम पर। तो नाम मात्र के लिए भी पूछा जाए तो यही है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उसके बाद है अगर पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, या फिर आ जाए रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडिया आर वेस्टेड इन, भारत की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है या भारत की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो वह है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति अध्यक्ष है कार्यपालिका का, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन असल में वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी भी बच्चे को पूरा डिटेल बैच चाहिए तो डिटेल बैच लेने के लिए आज ही आप शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन केवल 799 रुपए का है, बहुत ही कम पैसों में इतना जबरदस्त बैच। तो याद रखना, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और कोई भी सेंटर स्टेट का एग्जाम देते हो तो उसमें आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो अब देखिए, राष्ट्रपति हम पूरा करा चुके हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और उपराष्ट्रपति का विवरण अनुच्छेद 63 से लेकर 71 है, यानी भाग 5 में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक इसका विवरण दिया हुआ है। ही इज द उपराष्ट्रपति भारत देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, यानी राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का होता है। और इनकी वाइफ को कहा जाता है सेकंड वुमेन ऑफ इंडिया, भारत की दूसरी महिला। तो याद रखना, राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद है उपराष्ट्रपति। इसके दो ही काम होते हैं, असल में दो ही तरीके से कार्य करता है ये। तो सबसे पहला इस चीज को याद रखना कि उपराष्ट्रपति के केवल दो ही कार्य होते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति देश से बाहर चला जाता है, या अचानक मृत्यु हो जाती है, या अचानक त्यागपत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। पहला कार्य यही है उसका कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। और जिस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, उस वक्त उसके पास उसके वेतन, भत्ते और जितने भी विशेष अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। वेतन, भत्ते और सभी विशेष अधिकार, याद रखिएगा, उसे राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। उसके बाद सभी शक्तियां उसे राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगी। वो उस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी उस वक्त उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। लेकिन कितने दिन तक कर सकता है? मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अचानक त्यागपत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अधिकतम कितना? तो याद रखना, अधिकतम 6 माह तक। अधिकतम 6 माह तक वो कार्य कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आयोग को
राष्ट्रपति पद के लिए अगला चुनाव कराना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 6 महीने तक वो उपराष्ट्रपति के मैक्सिमम 6 महीने वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। उस वक्त वेतन भत्ते, विशेष अधिकार, सब कुछ उसे राष्ट्रपति का मिलेगा। तो पहला कार्य ये है। दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति का दूसरा जो असल में कार्य है वो है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में। अब पदेन सभापति क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए ये है राज्यसभा, मान लीजिए ये है राज्यसभा, और आज मान लीजिए ये उपराष्ट्रपति बन गया, वाइस प्रेसिडेंट, ये उपराष्ट्रपति बन गया आज। और राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है, सभापति, राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो होता है सभापति, चेयरमैन। मान लीजिए चेयरमैन के 5 साल पूरे हो गए तो वो हट जाएगा, यानी वो एक्स हो गया। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स सर्विसमैन, एक्स हो गया, रिटायर हो गया, तो उसके पद पर आसीन होने वाला अगला उपराष्ट्रपति ही होगा। फिर वो 5 साल बाद रिटायर हो जाएगा, अवकाश ग्रहण कर लेगा, उसके बाद अगला उपराष्ट्रपति यहां आएगा। उसके बाद ऐसे ही हर 5 साल बाद उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अगर आप आज न्यूज देखोगे या फिर राज्यसभा टीवी देखोगे तो वो देखना राज्यसभा में ऊपर जो बैठे होंगे वो वेंकैया नायडू बैठे होंगे। तो इस चीज को याद रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। असल में तो यही है, यही इसके कार्य हैं। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है, यह पद आर्टिफिशियल बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं है। आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में देखोगे उपराष्ट्रपति का कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, बस उपराष्ट्रपति का एक बंगला है। क्यों? क्योंकि वो 2 काम करता है, और असल में वो काम करता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और कभी ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति देश में नहीं है तो उस वक्त वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उस वक्त वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो उस वक्त कौन करेगा? जैसे मान लीजिए ये है प्रेसिडेंट, ये इंडिया से बाहर चले गए मान लीजिए, और ये है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति होंगे वो सीधे कहां चले जाएंगे? यहां चले जाएंगे, राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो उस वक्त राज्यसभा का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राज्यसभा में एक होता है उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन, उपसभापति कार्यभार संभालेगा। क्लियर है? तो असल में उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, पहली बात। और जब राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उस वक्त राज्यसभा के सभापति का कार्य डेप्यूटी चेयरमैन, उपसभापति संभालता है। इन चीजों को याद रखना, 2 चीज हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? तो हमें राष्ट्रपति के फंक्शंस, राष्ट्रपति के कार्य हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो राष्ट्रपति के कार्य हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, राज्यसभा के सभापति के कार्य यहां पर पढ़ने हैं। अब यहां एक प्रश्न बनता है, क्या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सांसद होता है? नहीं, वो उपराष्ट्रपति होता है। इस चीज को याद रखना। वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो इस चीज को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है ना भाई, 5 साल का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सांसदों का कितना है? 6 साल। वो 1/3 रिटायर होते रहते हैं हर 6 साल बाद, हर 2 साल बाद। 6 साल जिनके पूरे हो जाते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति हर 5 साल बाद अपना पद के त्याग करता है और उसके बाद नया उपराष्ट्रपति बनेगा, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है एवं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सांसद नहीं होता। आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए ये संसद है, ये पार्लियामेंट है, इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद एक है राज्य विधानमंडल, इसमें 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से
किस सदन का अध्यक्ष बनने के लिए उस सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनना, इन चारों सदनों में से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन चारों सदनों में से किस सदन का अध्यक्ष बनने के लिए उस सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, तो मैं बता दूं, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, सांसद होना जरूरी है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए एमएलए होना जरूरी है, यानी इन्हीं के एमएलए में से एक बनता है। विधान परिषद का सभापति बनने के लिए एमएलसी होना जरूरी है, इन्हीं में से बनता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति बनने के लिए उनमें से होना जरूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति यानी बाहरी आदमी सभापति के कार्यों का निर्वहन करता है, यानी पदेन सभापति होता है। तो इसका उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए सांसद होना जरूरी नहीं है, उन्हीं सांसदों में से नहीं बनता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, ना कि राज्यसभा के सभापति के। इस चीज को याद रखना, जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस वक्त वो उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं काम करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति कार्य करेगा। आइए बात करते हैं, अगर आप में से किसी को उपराष्ट्रपति बनना हो तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी ऐसा तो है नहीं कि अमेरिकन भारत का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट बस नाम के लिए है, असल में इसका राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, और या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तभी तो मैंने बताया था चौथी अनुसूची में कि उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन वो राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए लेते हैं। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का कोई कार्य नहीं है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। पागल तो बन नहीं सकता, और जो बैंकरप्ट है वो भी नहीं बन सकता। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी स्थायी पद नहीं होना चाहिए, कहीं और से भी लाभ ना हो रहा हो। उसके बाद राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो, इस चीज को याद रखना, ये वाला पॉइंट, ये राष्ट्रपति के भी केस में था। अगर राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए, उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा के सांसद की योग्यता होनी चाहिए। सांसद नहीं होना चाहिए, जो सांसद बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए वो। तो ये क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन के सदस्य की उसके पास योग्यता होनी चाहिए, उम्मीदवार के पास? तो आंसर है राज्यसभा। तो राज्यसभा सदस्य की उसके पास योग्यता होनी चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। और उसके बाद न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद ना हो, राज्यसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, इस पॉइंट को याद रखना, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंडीशंस, कुछ शर्तें हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। ऐसा नहीं है कोई भारत का नागरिक है, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, लाभ के पद पर नहीं है, राज्यसभा सदस्य की योग्यता भी रखता है और 35 साल का भी है, तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। याद रखना, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए राज्यसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के कम से कम 20 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करेंगे। यानी राज्यसभा के 20 सदस्य उसके नाम को प्रस्तावित करेंगे कि हमारी तरफ से ये उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पार्टी प्रस्तावित करती है नाम को, पार्टी प्रपोज करती है। जैसे राष्ट्रपति के केस में क्या था? राष्ट्रपति के केस में लोकसभा प्रस्तावित करती थी कि हमारा उम्मीदवार ये, हमारी तरफ से ये चुनाव लड़ेगा, और लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावित करते थे।
यहां पर उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा प्रस्तावित करती है और राज्यसभा के 20 सदस्य प्रस्तावित करेंगे कम से कम कि हमारी तरफ से ये चुनाव लड़ेगा। अब 20 सदस्य कहां से आएंगे? तो पार्टियों के होते हैं। बीजेपी ने किसी को प्रस्तावित कर दिया, कांग्रेस ने किसी को कर दिया, तो राज्यसभा के 20 सदस्य प्रस्तावित कर दिया कि भाई हमारी तरफ से ये चुनाव लड़ेगा। उसके बाद लोकसभा के 20 सदस्य उसका अनुमोदन करते हैं। लोकसभा के 20 सदस्य उसको अनुमोदित करते हैं कि हमारी तरफ से यह चुनाव लड़ेगा। भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लोकसभा के 20 सदस्य उसका समर्थन करते हैं कि हमारी तरफ से भी यही है। लेकिन यहां प्रश्न आ जाए कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को कौन सा सदन प्रस्तावित करता है, प्रपोज करता है, आगे बढ़ाता है, वो है राज्यसभा। और कितने? कम से कम 20, और लोकसभा के 20 अनुमोदन करते हैं, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, और कम से कम 35 साल का हो। उसके बाद राज्यसभा की तरफ से 20 सांसदों ने उसको प्रस्तावित कर दिया। यह इसीलिए किया गया है कि इससे ऐरा गहरा कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट चुनाव में ना खड़ा हो जाए। तो हम तो चुनाव लड़ नहीं सकते उपराष्ट्रपति का, क्योंकि हमें राज्यसभा में कौन जानता है और लोकसभा में कौन जानता है। तो 20-20 होने चाहिए कम से कम। ये सब हो गया तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अब उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यानी भारत की आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा करने होंगे। 15,000 रुपए उसे जमानत के तौर पर जमा करने होंगे। अब उसने 15,000 जमा कर दी, तब चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तो अगर वह कुल मतों का 1/6 मत नहीं ला पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बेइज्जती भी होगी कि जब तुझे 1/6 भी नहीं लोग जानते तो चुनाव क्यों लड़ा। तो इस चीज को याद रखना। यह प्रश्न आ जाता है कि जमानत जब्त कितने पे होती है? कुल मतों का 1/6 मत। क्लियर है? यानी कुल और वैध मत, कुछ मत सब खराब भी हो जाते हैं। कुल और वैध मत का 1/6 मत अगर नहीं ला पाता तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/6 वोट। मान लीजिए 2 उम्मीदवार खड़े हो गए चुनाव में और दोनों उम्मीदवार को 100 वोट पड़ गई टोटल मान लीजिए 100 वोट पड़ गई, तो टोटल, और वो वैध मत है, तो टोटल का 1/6 कितना हो गया? आप निकाल लीजिए। यानी 17 वोट, यानी 17 वोट तो चाहिए ही चाहिए। अगर 17 वोट नहीं मिली तो 15,000 रुपए डूब गए, जमानत राशि जब्त हो गई। तो इस तरीके से ये सारी क्वालिफिकेशन है, ये सारी कंडीशन है, ये शर्तें हैं, तब जाके आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। जब सारे काम कर लिए, 15,000 रुपए जमा कर दिए, सब काम कर दिए, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, तो उसे कौन कौन मत करेगा। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो संसद के सभी सदस्य, याद रखना पार्लियामेंट के सभी सदस्य, अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बीच में क्या डिफरेंस था, आइए देखते हैं। जैसे बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, निर्वाचित सदस्य। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, यानी उसमें स्टेट भी भाग लेते थे और केंद्र शासित प्रदेश भी, और संसद के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले की बात करें तो उपराष्ट्रपति के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते, ऑल मेंबर्स। और ऑल मेंबर कहां भाग लेते थे? राष्ट्रपति के महाभियोग में। राष्ट्रपति के महाभियोग में, इंपीचमेंट में सारे सांसद भाग लेते थे, स्टेट भाग नहीं लेते थे। वही लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो भूल मत जाना, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है।
तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य यानी संसद के सभी सदस्य। तो संसद के सभी सांसद वोट करते हैं इसको चुनाव के लिए, इसके इलेक्शन के लिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के एकदम समान होती है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की इलेक्शन सब सेम है, यानी इलेक्शन कमीशन करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। उसके बाद सबसे पहले जो चुनाव होता है वो पेपर पे होता है, पेपर पे होता है। उसके बाद पेपर पे वरीयता के आधार पर होता है, जो मैंने राष्ट्रपति के केस में पढ़ाया था, वरीयता के आधार पर होता है। फिर वो बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता है, फिर देखा जाता है पूर्ण बहुमत है या नहीं है, उसके पास इतना बहुमत है या नहीं जिससे कि वो राष्ट्रपति बन जाए, यानी 50% + 1 वोट आई है या नहीं आई है। और उसके बाद अगर नहीं आई है तो एकल संक्रमणीय पद्धति चलती रहती है, और जब तक चलती रहती है जब तक एक के पास आधे से ज्यादा वोट नहीं आ जाते हैं, एक के पास निर्वाचन कोटा नहीं आ जाता है। तो सेम वही प्रक्रिया है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बीच विवाद होने पर आखिरी फैसला उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन के बीच विवाद होने पर आखिरी फैसला उच्चतम न्यायालय करता है। इस चीज को याद रखना, यानी ये दो उम्मीदवार हैं, दोनों ने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और जैसे ही लड़ा मान लीजिए ये जीत गया, लेकिन इसको लगा के गलत तरीके से जीता है, तो इस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को। अब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नहीं यही सही है तो ये राष्ट्रपति बन जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है इलेक्शन में, तो उसको रद्द करके और दोबारा चुनाव का आदेश देगा। तो याद रखना राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो सेम है, बस निर्वाचन मंडल अलग है। उसमें सांसद भाग लेते थे निर्वाचित, विधानसभा, और दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इसमें केवल सभी सांसद भाग लेते हैं। विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति बन गया, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। तो याद रखना भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। शपथ तो उपराष्ट्रपति की लेता है वो, लेकिन वेतन लेता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। शपथ उपराष्ट्रपति की ले रहा है तभी तो हम कह रहे हैं भाई, शपथ उपराष्ट्रपति की ले रहा है तभी तो हम उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, अन्यथा पद की महत्वता ही खत्म हो जाएगी, उसका नाम ही खत्म हो जाएगा। तो याद रखना इस चीज को कि उपराष्ट्रपति शपथ लेता है किसकी? उपराष्ट्रपति शपथ लेता है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति शपथ उपराष्ट्रपति की लेता है, लेकिन वेतन लेता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्लियर है या नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि भाई उपराष्ट्रपति से तो ऊपर राष्ट्रपति है ना, तो वही तो शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। याद रखना ये राज्यसभा है, ये सभापति है, चेयरमैन। तो याद रखना राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद वो अवकाश ग्रहण कर लेता है। और मान लीजिए राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन देना हो, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। इस चीज का भाई उसका मुखिया बैठा है ना, राष्ट्रपति, तो उसी को तो त्यागपत्र देगा। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, याद रखना। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को याद रखना ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी लिखा हुआ है, पूर्ण बहुमत, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। याद रखना उसे इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी बहुमत। इफेक्टिव का अर्थ है प्रभावी बहुमत। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। क्या होता है प्रभावी बहुमत? आइए बात करते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं पहले, याद रखना लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, विधान परिषद उपसभापति, आठों के आठों पद प्रभावी बहुमत से हटाए जाते हैं। मान लीजिए मैं उपराष्ट्रपति हूं, तो मैं किस सदन का हूं, मैं किस सदन में बैठा हूं, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में संकल्प आ सकता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का पद मुक्ति प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन लेकिन उपराष्ट्रपति को यानी सभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। मान लीजिए मैं हूं उपराष्ट्रपति और मैं राज्यसभा का पदेन सभापति हूं। अब क्या है कि मान लीजिए मैं अच्छी तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, किसी को बोलने नहीं दे रहा, किसी को पूरा बोलने का मौका दे रहा हूं, तो संसद का कोई भी सदस्य राज्यसभा का कोई भी सदस्य मेरे खिलाफ पद मुक्ति प्रस्ताव ला सकता है। अब मेरे खिलाफ पद मुक्ति प्रस्ताव लाएगा, लेकिन उससे 14 दिन पहले मुझे नोटिस देना होगा। 2 हफ्ते पहले 14 दिन पहले अब मुझे नोटिस मिल गया। उसके बाद 14 दिन बाद राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। अब प्रभावी बहुमत हम बता देते हैं। जैसे बात करें राज्यसभा की, जैसे मान लीजिए राज्यसभा का चुनाव होता है और राज्यसभा में मान लीजिए 245 सदस्यों पर चुनाव होगा, 245 सदस्य पे, और 245 में से मान लीजिए 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई, 5 सदस्य मृत्यु हो गई, -5 कर दीजिए, तो कितने बचे? ये बचे 240, यानी कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। ध्यान से सुनना, 5 सीट खाली हो गई ना, मृत्यु हो गई, तो और उसी वक्त जब खाली हुआ उसी वक्त विधेयक आ गया उपराष्ट्रपति को हटाने का, तो कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, जो रिक्तियां हुई हैं, तो 240, उस रिक्तियों का बहुमत 50% + 1, तो कितना हो गया? 121। 121 अगर वोट मिल गई राज्यसभा से, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होगा। उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% + 1। अगर ये दोनों हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होगा। इसका चीज का याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त करने के लिए किस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को पद से मुक्त करने के लिए याद रखना राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और उसके बाद उसे प्रभावी बहुमत से पास करना होगा। जिस दिन प्रभावी बहुमत से पास होगा उस दिन कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों जो आएगा उसका 50% + 1। अगर वो हो गया पास तो कहां जाएगा? लोकसभा, और लोकसभा से साधारण बहुमत से पास होगा। जिस दिन दोनों सदनों से पास हो गया उस दिन उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। अब मैं उपराष्ट्रपति के कार्य बता रहा हूं, उसके बाद सभापति के कार्य अलग से बताए जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति का पहला कार्य हमने पढ़ा चुके हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और अधिकतम कितना कर सकता है? 6 माह कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा कार्य होता है उपराष्ट्रपति का, वो राज्यसभा का पद पर आसीन होने वाला सभापति होता है। तीसरा, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का वेतन का जिक्र नहीं है। याद रखना, भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति के वेतन का जिक्र नहीं है, जबकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है। याद रखना, जबकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है एवं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का वेतन ग्रहण करता है। तो सोचिए उपराष्ट्रपति के कितने कार्य हैं? पहला, कार्यवाहक राष्ट्रपति। दूसरा, राज्यसभा के पदेन सभापति। तीसरा, वो सभापति का वेतन लेता है या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति का वेतन लेता है। एक बार में दोनों नहीं मिलेंगे, जब पद संभालेगा तो ही मिलेगा। इसीलिए भारत में उपराष्ट्रपति के पद को कृत्रिम महानता का पद कहा गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है यार, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ हाईनेस क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा पद ऑफिस ऑफ हाईनेस है? कृत्रिम महानता का पद है, तो उपराष्ट्रपति का पद है। कृत्रिम महानता का पद है, यानी हमारा संविधान में ये था नहीं, इसको अलग से कृत्रिम आर्टिफिशियली बनाया गया है और इसके 2 काम दे दिए गए। तो ये ऑफिस ऑफ हाईनेस है, इतना ऊंचा दूसरे नंबर का पद बनाया गया कृत्रिम, तो ये कृत्रिम महानता का पद है। इसको इंपॉर्टेंट लिखना और अपने लिए अलग लिख लेना इसको। आइए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में क्या कार्य करता है। अब हम सभापति के कार्य बता रहे हैं, याद रखना।
फंक्शंस ऑफ चेयरमैन, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखिए, लाइक शेयर करोगे तो ही आपको मजा आएगा, और इतना जबरदस्त कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति पढ़ोगे किताब में से तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, और यहां से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले याद रखना, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो पहला कार्य है राज्यसभा की गणपूर्ति घोषित करता है। गणपूर्ति क्या होता है, मैंने बताया था, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है गणपूर्ति, राज्यसभा में सभापति करता है। गणपूर्ति होता है सदन को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, कि हाउस को चलाने के कम से कम डेली कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और वो होता है कुल सदस्यों का 1/10। तो राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं, 250 गुणा 1/10, तो कितना हो गया, 25, यानी 25 होने चाहिए। राज्यसभा में कम से कम डेली प्रेजेंट 25 होने चाहिए, उससे कम होगा तो सभापति स्थगित कर देगा। ये 25 भी नहीं आ रहे तो क्या काम करें, तो इस चीज को याद रखना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्यसभा का गणपूर्ति कौन निश्चित करता है, तो वो है राज्यसभा का सभापति। दूसरा, राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, कुल सदस्यों का 1/10, और पूछा जाएगा राज्यसभा की गणपूर्ति क्या है, तो वो है 25 याद रखना। उसके बाद राज्यसभा का सभापति निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट। याद रखना, राज्यसभा का सभापति फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग नहीं करता है, वो निर्णायक मत देता है। और निर्णायक मत क्या होता है, जब राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर वोटिंग 50-50 हो गया, तो उस केस में वो उठकर जाता है और निर्णायक मत दे देता है। तो सभापति निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन कब नहीं दे सकता, इस कंडीशन को याद रखना। पेपर में यहीं से पूछा जाएगा आगे से पीछे घुमा फिरा के, कि कब उपराष्ट्रपति निर्णायक मत नहीं दे सकता। तो सुनिए, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ या सभापति के खिलाफ पदमुक्ति प्रस्ताव संकल्पित किया हो, यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ पदमुक्ति प्रस्ताव आ चुका है, तो उस वक्त वो सभापति के रूप में नहीं बैठेगा, वो आम सदस्य के रूप में बैठेगा। तो वो याद रखना, उस वक्त निर्णायक मत नहीं दे सकता। चर्चा में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत उस वक्त नहीं दे सकता जब तक विचाराधीन है वो प्रस्ताव। इस चीज को याद रखना। उसके बाद दल बदल कानून के आधार पर राज्यसभा का सभापति किसी भी सदस्य को पदमुक्त कर सकता है, यानी अगर कोई मेंबर दल बदल कर लेता है राज्यसभा का, तो उसे पदमुक्त भी कर सकता है। लेकिन 1992 में क्योतो होलन केस में इसको न्यायिक समीक्षा के अधीन ला दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी राज्यसभा के सभापति के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद राज्यसभा में उपराष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये उपराष्ट्रपति का गलती से आ गया है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आइए देखते हैं कुछ इससे इंपॉर्टेंट जुड़े हुए आर्टिकल। अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में दिया हुआ है भारत का उपराष्ट्रपति, याद रखना 63 में है। 64 में दिखा हुआ है, 64 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 64 में ये लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी अगर सभापति अवकाश ग्रहण कर लेगा तो नया उपराष्ट्रपति ही उसका पदेन सभापति होगा। इस चीज को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 64, राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति बैठता है ना, वो संविधान के अनुच्छेद 64 ने उसे शक्ति दी है। 65 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 में दिया हुआ है 68 में दिया हुआ उपराष्ट्रपति कार्यकाल की व्यक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। यह बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का कितने दिन के अंदर अंदर चुनाव होना जाना चाहिए, उसका समय सीमा। और उपराष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए, खाली हो जाए पद, तो उसके लिए जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उसका कार्यकाल। उसके बाद आर्टिकल 69 में अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का व्यवस्था दी हुई है।
आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, यानी अन्य जो आकस्मिकताएं होंगी उस वक्त वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 71 में दिया हुआ है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले। आर्टिकल 71 में दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर आखिरी फैसला उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आज हमने उपराष्ट्रपति जाना, पूरा डिटेल में जाना उपराष्ट्रपति कौन होता है और उपराष्ट्रपति का अलग कार्य जाने और राज्यसभा के सभापति के अलग कार्य जाने। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो उसका सभापति होता है। उपराष्ट्रपति शपथ तो उपराष्ट्रपति के लेता है, लेकिन वेतन वो सभापति के और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हमने जाना कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, चुनाव जाना, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, उसको पदमुक्ति प्रस्ताव कैसे आया जाता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, ये सारी चीजें जाने। फिर सभापति के रूप में उसके कार्य जाने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कल से हम वास्तविक कार्यपालिका पढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी पढ़ाएंगे कल से ही। तो जल्दी से जल्दी, यानी 15 दिन में हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट किया गया है। संसद में कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनको हम कराएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।